अच्छा, we were talking about mechanical properties of materials. एक बात को you must always keep in mind, there is a difference between properties of materials and properties of structures. ये बात अच्छी तरह याद रखिएगा, ठीक है? For example, we said कि strength and stiffness, these are the two most important things that we will be dealing in this subject. Although toughness वगैरह बात हुई थी, but वो mostly जब आप डायनामिक लोडिंग आती है, जब फटीग आती है, वो चीज़ें आती हैं, तो उसमें फिर वो क्रैक प्रोपिगेशन, उस किस्म के मामला, हम तो यील्ड ही नहीं होने देंगे मटेरियल को, तो इसलिए वो बाद की बात है. So, हमारे लिए स्ट्रेंथ और स्टिफनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ वन थिंग इज स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ अ मटेरियल, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है. ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी है. और एक है स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ अ स्ट्रक्चर और अ बॉडी. एक एग्जांपल लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, आई गिव हिम अ स्टिक, अ रॉड मेड ऑफ स्टील, सेम मटेरियल हो गया, सेम मटेरियल है स्टील. वही मटेरियल का रॉड मैं 3 बच्चों को दे दूं, बहुत थिक नहीं है, डायमेंशन उसकी, क्रॉस सेक्शन एरिया रीजनेबल, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है. अच्छा, नाउ थिंक अबाउट इट. आई इंस्ट्रक्ट हिम टू ट्राई एंड डिफॉर्म इट, उसको डिफॉर्म करने की, उसके मतलब यील्ड कर ले. डिफॉर्म का मतलब क्या है? परमानेंट डिफॉर्मेशन. कोई लोड ऐसा लगाए कि बाद में वो, जाहिर है व्हेन यू अप्लाई द लोड ऑन एनी बॉडी इट डिफॉर्म्स, बट वो आपको स्टील के केस में नजर भी नहीं आएगी डिफॉर्मेशन मोस्ट प्रॉब्ली. बट व्हेन यू रिमूव द लोड, इफ इट स्टेज डिफॉर्म्ड, तो इट मींस के प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि यील्डिंग होगी. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यील्डिंग, ठीक हो गया. अच्छा, अब एक साहब है, आई विश यू वर इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैं आपको जरा करके भी दिखाता मगर एक बच्चा जो था वो क्या करेगा कि उसको खींचने की कोशिश करेगा. समझ रहे हैं क्या है? यानी ही विल होल्ड द रॉड इन हिज 2 hands, one on each end, and then he'll try to pull on the rod. ये रॉड है ना, इसको ऐसे खींचने की कोशिश करेगा. जाहिर है इधर 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 से पकड़ के और इधर से पकड़ के, ठीक है ना, तो वो ऐसे खींच, ये ऊपर से हम देख रहे हैं इसको, बच्चे को, ठीक हो गया. अच्छा, पुल करने की कोशिश कर रहे हैं वो. डू यू थिंक ही विल सक्सीड? बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस तरह की ताकत अप्लाई करना रॉड के ऊपर, ठीक हो गया. अच्छा, नाउ वी कम टू अनदर पर्सन. वो कहता है यार ये खींचने से तो मेरे से नहीं होगा, इसको टॉर्क दे देते हैं, टॉर्जन. जिस तरह आप ये रॉड है, अब इसको वो बजाय ऐसे खींचने के, नहीं, वो इसको यहाँ टॉर्क, या आप समझ के, जिस तरह आप, कोई ऐसा लड़का नहीं होगा दुनिया में बचपन में जिसका बाजू ना मरोड़ा गया हो, या जिसने किसी का बाजू ना मरोड़ा हो, ठीक है जी. पता ना मरोड़ना क्या होता है? टॉक देना. यानी अब आप वही रॉड उठा रहे हैं, उसको अब आप उसी तरह दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, बट नाउ इंस्टेड ऑफ पुलिंग इट देम अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, यू आर ट्विस्टिंग इट. एक राइट हैंड को फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज मूवमेंट दे दें, लेफ्ट हैंड को एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे दें, या इनमें से किसी एक को होल्ड कर लें, दूसरे को मोमेंट दे दें, तो ये टॉक दे रहे हैं ना आप. इसमें भी आपको, मुझे लगता है कि यू विल फील कि बड़ा मुश्किल है, इसके लिए सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ चाहिए फॉर अ मटेरियल लाइक स्टील. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, तीसरा लड़का जो है ना, वो जरा स्मार्ट है थोड़ा सा, या इंट्यूशन भी यही कहती है कि वो क्या करेगा, वो इस रॉड को पकड़ के ना, ऐसे हाथ तो ऐसे ही रखेगा, जैसे इन लोगों ने, इन दोनों ने भी ऐसे ही हाथ ही रखे थे. अब वो क्या करेगा, यहाँ पे गोडा रखेगा, ठीक हो गया, और उसको घुटना जिसको कहते हैं उर्दू में, ठीक है, सॉरी मैं बीच में पंजाबी वर्ड आ जाते हैं, वो ऐसे पकड़ के उसको बेंड करेगा. ये आई थिंक यू विल रियलाइज फ्रॉम दिस, मतलब इवन इंट्यूटिवली आपको पता है कि इफ एनीबडी सक्सीड्स इन डिफॉर्मिंग द मटेरियल, इट इज दिस पर्सन. ये तीसरे वाला जो, डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये स्टील था, ये मटेरियल तो तीनों का सेम था, मटेरियल की जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो तो तीनों की सेम है, तो क्या
इधर क्या कोई बेंडिंग वाले केस में क्या हुआ, क्यों वो डिफॉर्म हो गया, बाकियों में नहीं हुआ? मैं आई एम अज्यूमिंग कि वो कोई थिकनेस ऐसी है कि वो डिफॉर्म हो सकती है, वरना जरा सी भी थिकनेस ज्यादा बढ़ा दूंगा तो इससे भी नहीं होगा। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग। बट अगर ह्यूमन नहीं और कोई मशीन है तो फिर वो कर देगी उसको, ठीक है ना, लेकिन दूसरे तरीकों से शायद ना कर सके। सो माय पॉइंट इज सेम मटेरियल बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मटेरियल एंड अ स्ट्रक्चर या बॉडी। देखिए स्ट्रक्चर डायमेंशंस पे भी डिपेंड करता है और स्ट्रक्चर लोडिंग पे भी डिपेंड करता है। वही रॉड जब आप इसको खींचते हैं वो रॉड कहलाता है या बार कहलाता है। वही बॉडी जब आप इसको ट्विस्ट करते हैं उसको शाफ्ट कहते हैं। ये रॉड और बार एक ही चीज है। ये हमारा एक वो कन्वेंशन ही है कि अगर क्रॉस सेक्शन उसका राउंड है तो उसको रॉड कह देते हैं, अगर उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर टाइप है या एनी अदर है तो उसको रॉड बार कहते हैं। इट डजंट मैटर, ये चीज एक ही है, ठीक है। जब आप उसको टॉप देते हैं तो वो शाफ्ट कहलाता है। जब आप उसको लेटरल मोशन, मतलब जब आप इसकी ये है ना, तो अब इस तरह, ये जिस तरह ये आपका घुटना आ गया, ये आपका हाथ आ गया, ये दूसरा हाथ है, इस किस्म की जब लोडिंग लेटरल आती है, परपेंडिकुलर या एंगुलर, तो इसको हम फिर बीम कहते हैं। याद रखिएगा, to break something the easiest method is always applying a bending moment। बेंड करना सबसे आसान होता है, उसमें आपको ना एक खास किस्म का लीवरेज, एक लीवर का आर्म मिल जाता है जिसकी वजह से आप अप्लाई करके उसको जल्दी तोड़ सकते हैं। तो माय पॉइंट वाज कि हमारा ये सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, जिसको हम मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स कहते हैं। टेक्निकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एक पुराना नाम है, बट अब चूंकि उसमें स्टिफनेस भी आ गई है और भी चीज़ें आ गई हैं, सो वी शुड कॉल इट नॉट स्ट्रेंथ बट मैकेनिक्स, क्योंकि उसमें और भी चीज़ें। बट मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स कहते ज़रूर हैं इसको, एक्चुअली इट इज़ मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज। मटेरियल्स वाला पार्ट आता है। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इन तीनों केसेस में अगर मैं इसका टेंसाइल करूँ तो ये यील्ड स्ट्रेंथ तो इसका यही है, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तीनों केसेस में सेम है, तो मटेरियल स्ट्रेंथ भी आएगी। यानी मटेरियल स्ट्रेंथ कैसे आएगी? नाउ कंपेयर दिस person who is bending this using his knee and two hands, but this is steel and on the other hand there is an aluminium sample also, उसको भी इसी तरीके से कर रहे हो। अब जाहिर है एल्यूमिनियम सैंपल और भी आसानी से डिफॉर्म हो जाएगा, बट द स्टील वन विल टेक मोर बेंडिंग मोमेंट टू डिफॉर्म। ठीक हो गया? तो ये नहीं है कि ये रोल प्ले नहीं करता मटेरियल्स, यहाँ पे एल्यूमिनियम की आएगी यील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ जाएगी विच इज मच हायर देन एल्यूमिनियम। तो मटेरियल एक रोल प्ले कर रहा है, बट मटेरियल खाली एक रोल प्ले नहीं कर रहा। मटेरियल तो अगर एक रोल डिसाइसिव प्ले करता होता तो फिर तो एक्सियल में भी, टॉर्जन में भी, हर जगह वही तो नहीं, ऐसे नहीं है ना। कुछ जगहों पे वो जल्दी डिफॉर्म हो जाए, कुछ में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर की अपनी मैकेनिक्स आ गई ना। तो विच इज माय ओरिजिनल पॉइंट दैट वी वांट द स्ट्रक्चर to behave in a certain way, not necessarily a material। ये मटेरियल साइंस नहीं है सब्जेक्ट जिसमें आपने सिर्फ मटेरियल प्रॉपर्टीज नापनी। तो हम जो मटेरियल प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, यील्ड स्ट्रेंथ, यंग्स मॉड्यूलस, ये हमारी इक्वेशंस में बिल्कुल फीचर करेंगी चीजें, बट दीज आर नॉट द ओनली थिंग्स दैट फीचर। ठीक है? असल में इसमें लोडिंग की मैकेनिक्स आ जाएंगी। तो हमारा ये सब्जेक्ट मेनली वो है। यहाँ तो हम बस चंद मोटी मोटी चीजें मटेरियल साइंटिस्ट से ले लेते हैं और देन वी बिल्ड द होल सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिक्स अराउंड इट। ठीक हो गया ना? तो ये तो हमारी बड़ी एक जो गुफ्तगू जो लास्ट टाइम शायद करनी चाहिए थी, बट चलें अभी कर ली। फिर हमने देखा था कि वी हैव टू काइंड्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व्स। हमारा बेसिकली जब यील्ड कर देती है चीज, हमारा इंटरेस्ट वहाँ पे बस इस सब्जेक्ट के पास। वैसे तो आपको पता है स्ट्रेन हार्डनिंग वो सारा कुछ, और वो टफनेस की बात भी हुई थी। हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है इस सब्जेक्ट में एटलीस्ट। ठीक हो गया? बट देर आर मटीरियल्स, खासतौर पर जो FCC टाइप मटीरियल्स, एल्यूमिनियम और इस तरह की चीज़ें, इसमें आपको इस तरह की नी नहीं मिलेगी जो प्रिसाइज पॉइंट। तो वो क्या है, वो चलते 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 किसी पॉइंट पे वो यील्ड कर जाता है वो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो कि कहाँ यील्ड किया। तो वो आपको पता है, आप ये पैरेलल एक लाइन लगाते हैं 0.2% स्ट्रेन पे, जो कि एक आर्बिट्ररी वैल्यू है बट काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड है, यानी कि 0.002 का स्ट्रेन जो है, इस पे आप लाइन लगाते हैं। जहाँ पे वो कट करता है उसको आप यील्ड स्ट्रेंथ के तौर पे ले लेते हैं। ठीक हो गया? दूसरी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वो स्टिफनेस है, वो ई। अब ये ई और ये जो सिग्मा वाई हैं,
ये है मटेरियल स्ट्रेंथ एंड मटेरियल स्टिफनेस। मटेरियल स्ट्रेंथ, मटेरियल स्टिफनेस, ठीक हो गया। अब स्ट्रक्चर की स्टिफनेस क्या है, स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ क्या है, वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा लोडिंग पे, वो बीम है, वो क्या है, वो बिल्कुल हर एक चीज डिफरेंट हो जाएगी। एंड द रेस्ट ऑफ द कोर्स इज बेसिकली अबाउट दैट। ठीक हो गया ना। अच्छा, नाउ वी कम टू अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। दो आज के पॉइंट्स हैं मेन जो शुरू के, उसके बाद फिर हम आगे मूव करेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन अगर हो, देखिए आई डोंट वांट टू शॉर्ट चेंज यू इन द सेंस, मैं यहाँ पे आपको बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे सकता हूँ, टफनेस क्या होती है, वो रेजिलियंस क्या होती है, हार्डनेस क्या है। प्रॉब्लम इज ये आपको पता होनी चाहिए, मटेरियल साइंस से भी आपको पता है ये डिफरेंट चीज़ें हैं। ये मैं थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ये टफनेस इज नॉट द सेम थिंग एज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज नॉट द सेम थिंग एज स्टिफनेस। बट स्ट्रेंथ और स्टिफनेस में क्यों फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द होल ऑफ द कोर्स इज गोइंग टू फोकस ऑन दीज टू थिंग्स। टफनेस आप मशीन डिजाइन में पढ़ेंगे, जहाँ पे या कुछ फ्रैक्चर मैकेनिक्स आ जाएगा, जहाँ पर आपको डायनेमिक लोड, यहाँ पे हम स्टैटिक लोडिंग के लिए काम कर रहे हैं। हम स्टैटिक लोडिंग यानी हमारा फेलियर जो है ना वो स्टैटिक फेलियर, यानी कि यील्ड, इसको नहीं होने देना। तो ये जितनी भी टफनेस और वो वाले मामला हैं वो उसके बाद के हैं। उसके बाद मीन्स कि वो डायनामिक लोडिंग की वजह से आते हैं। डायनामिक लोडिंग क्या होती है, दिस काइंड ऑफ लोड, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया। हम तो लोड बस एक अप्लाई करते हैं। अब डायनामिक लोडिंग भी आपको करनी है ऑब्वियसली, बट इफ यू डोंट नो व्हाट स्टैटिक फेलियर इज एंड व्हाट स्टैटिक लोडिंग इज, हाउ टू डिजाइन समथिंग to withstand a static load, how can you design something to withstand a dynamic load, वो तो नेक्स्ट स्टेप है ना। अल्टीमेटली तो आपने डायनामिक फेलियर को भी चेक करना है, वो भी नहीं होना चाहिए, स्टैटिक फेलियर को भी चेक करना है। अब वो दो डिफरेंट चीजें हैं बिल्कुल, एक में यील्डिंग होती है, एक में अचानक टूट जाती है। डायनामिक फेलियर की वजह से जो डैमेज होता है ना, इट इज नॉट यील्डिंग, इट जस्ट ब्रेक्स। यील्डिंग में तो आपको काफी वो मिलता है ना, वार्निंग मिलती है। सो वो हम चूंकि नहीं देख रहे तो मैं बहुत ज्यादा उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा। अदरवाइज ऑब्वियसली ये ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो इस वजह से ये आप हैविंग सेड के हमें पता होना चाहिए इन चीज़ों का, हमें पता भी है, बट हम फोकस तो वहाँ करेंगे ना जो जो हमने एक्चुअली करना है, राइट। अच्छा चलिए, अब हम थोड़ा सा एक और पॉइंट पे चलते हैं, और वो एक ऐसा पॉइंट है जो शायद it is more about unlearning than learning. Hooke's law क्या होता है? What is Hooke's law? Anybody? पढ़ा हुआ आपने? बल्कि अभी अगर आप नोट करें कि ये जो हमने E जो कैलकुलेट किया था, ये Hooke's law ही है ना बेसिकली। ये एक लीनियर रिजीम होती है। तो क्या होता है बताने लगे थे, अब्दुल्ला बता रहे थे, कौन बता रहा था? Stress is directly proportional to strain within Okay. elastic limit. ओके। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट विद अ स्ट्रेन, यानी कि हर मटेरियल का एक टिल द प्रोपोर्शनल लिमिट। अच्छा ये बात ठीक है। हुक साहब थे एक हमारे इस फील्ड में, जो हमारे आप समझ लें कि पायनियर्स में से, उन्होंने ये बनाया था। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज ही डिडंट नो अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। Hooke had no idea what stress is. He talked about force and displacement. ठीक हो गया, कोई बात नहीं। वो बाद में आके हुक्स लॉ के नाम से मशहूर जरूर हो गया, लेकिन वो थॉमस यंग ने करी ये चीज़, क्योंकि बाद में पता चला कि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो काम नहीं करती जो स्ट्रेस और स्ट्रेन करती है। ये भी शायद पहले बात हुई थी, लेकिन आई जस्ट रिपीटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। If you say a certain body, a certain material, a certain body withstands this much amount of force, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। जाहिर है क्योंकि वो बॉडी एक बहुत मोटे डायमीटर की होगी तो ज़्यादा फोर्स लेगी, बहुत कम। मुझे इससे अंदाजा नहीं होता कि ये मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है, फोर्स इज नॉट मटेरियल प्रॉपर्टी कि दिस बॉडी कैन टेक दिस मच फोर्स बिफोर यील्डिंग। भाई वो तो आप मुझे सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो एक खास स्पेसिमेन था जिसकी एक खास डायमेंशन थी, उसने इतना फोर्स दिया। मटेरियल के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अगर वो मटेरियल मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर लूँगा तो उससे ज़्यादा फोर्स ले लेगा, अगर मैं कम कर लूँगा तो कम ले लेगा। तो स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट इस मसले को हल करने के लिए आया था कि
you divide the total force taken by the area so that now area उसमें अब शामिल हो गया। अब आपसे मुझे कहेंगे ना कि इतने स्ट्रेस पे एक चीज टूटी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा एरिया क्या था, आप बता दिया ना एरिया, आपने डिवाइड करके बता दिया ना। तो नाउ आई हैव दिस सम आइडिया अबाउट द मटेरियल प्रॉपर्टी। अब स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी नहीं, या मटेरियल की, समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है। इसी तरह स्ट्रेन है, आप कहेंगे जी फलानी लोडिंग है, उसके नतीजे में ना 5 मिलीमीटर एक्सटेंड हो गया। अब मुझे नहीं पता चला, मुझे कुछ पता है 5 मिलीमीटर इज इट टू मच extension, is it too little extension, what is happening, I don't know, unless you tell me कि एक मीटर लंबी चीज थी वो 5 मिलीमीटर बढ़ गया, मैं कहूँ अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा मामूली सी लोडिंग है ना, 1 मीटर के ऊपर 5 मिलीमीटर, अच्छा ये कुछ भी नहीं। आप कहें यार वो 5 मिलीमीटर उसकी पहले लेंथ थी और अब वो 5 और बढ़ गया, डबल हो गया है, तो नाउ सेम 5 मिलीमीटर इज अ बिग 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 डिफॉर्मेशन। सो इससे भी जान छुड़ाने के लिए कि भाई ये ना पूछना पड़े कि टोटल लेंथ क्या थी, हमने लेंथ चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करके स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट बने। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट बाद में बने थे। स्ट्रेस और स्ट्रेन हमें टोटल डिफॉर्मेशन के बारे में और टोटल लोड के बारे में बता देता है, जबकि खाली लोड और डिफॉर्मेशन आपको एक इन्फॉर्मेशन देती है, बट दैट इज नॉट अ प्रॉपर्टी जिसको आप कैरेक्टराइज कर सकें कि ये ज्यादा है ये कम है, ठीक है ना, ये समझ गया ना। तो इस वजह से ये बात आपकी बिल्कुल ठीक होगी। लेकिन माय क्वेश्चन इज दिस, टेंसाइल टेस्ट हमने किया, ऐसे खींचा इसको, जाहिर है इसमें कुछ स्ट्रेन आया, इसमें कुछ स्ट्रेस है, तो आपने स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन को ये कहा, बिल्कुल मान लेते हैं। बट नाउ इस पे जरा कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए, ठीक है, चलें इसको रहने दो, सिंपल बना लेते हैं, एक्स वाई जेड। अब ये जो सिग्मा एक्स एक्स है इसकी वैल्यू आ रही है ना, सिग्मा जेड जेड की वैल्यू आ रही है। देखिए सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई तो जीरो है ना, वाई तो यार जीरो, याद करें क्यों जीरो है, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रही ना इस डायरेक्शन में। हमने एक एग्जांपल की थी, आप शायद आपको याद होगा, वो था कि स्ट्रेस की जो डेफिनेशन है वो डी एफ ओवर डी ए होती है। तो डी एफ इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, और फिर हमने कहा था एफ जो है ना वो सिग्मा डी ए का इंटेग्रल होता है। अब सिग्मा कुड बी अ फंक्शन, आपको याद है हमने एक एग्जांपल की थी इससे पहले, तो हमने कहा था अच्छा वो जो इस तरह की ट्रायंगुलर हमने कहा था डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एक ब्लॉक था एंड देन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स जेड डायरेक्शन में लग रही है, तो जाहिर है जेड डायरेक्शन फोर्स है, तो फिर स्ट्रेस भी जेड डायरेक्शन का ही आएगा ना, राइट। बाकी इस केस में एक्स और वाई में कोई फोर्स चूंकि नहीं लग रही, तो हमें पता है कि ये दोनों जीरो होंगे, ये बात तो ठीक होगी। बट द क्वेश्चन इज स्ट्रेन तो तीनों डायरेक्शन में है ना, स्ट्रेन तीनों डायरेक्शन में है ना, यानी इसको खींचेंगे तो एप्सिलॉन जेड जेड तो होगा ही, जाहिर है प्लस होगा, बट एप्सिलॉन एक्स एक्स और एप्सिलॉन वाई वाई यानी कि डायमीटर दोनों डायरेक्शन में कम होगा ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। डू यू एग्री विद मी? ठीक है, वो पॉइसन रेशियो याद कीजिए, पॉइसन रेशियो याद कीजिए, उसको भी डिफाइन करते जाते हैं क्योंकि हमने अब अलग चीज़ें पढ़ी नहीं आपने, बट पॉइसन रेशियो क्या है? देयर इज अ नंबर फॉर एवरी मटेरियल which relates the lateral strain with longitudinal strain। ये है ना नंबर एक, हर मटेरियल का एक नंबर होता है। यानी हम करते क्या है, एक मटेरियल को आपने खींचा तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन उसका पॉजिटिव आ जाएगा, तो जो लेटरल स्ट्रेन जो एक्स और वाई डायरेक्शन वो तो कम होंगे ना, जाहिर है। यानी वो एक्सपेरिमेंट, जाहिर है कहना जरा अजीब सा लगता है, तो इंट्यूटिव तो है कि आप एक चीज को खींचेंगे तो वो डायमेंशंस कम होंगी, लेकिन वो बॉन्ड्स है ना, एटॉमिक बॉन्ड्स हैं, दे बिहेव लाइक दिस, ठीक है। अब ये हम घर बैठ के फैसला नहीं कर सकते कि वो कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा एज अ रिजल्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ आमतौर पे 0.3 0.35 इस किस्म की वैल्यूज हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल दे कैन बी हायर और लोअर, बट this thing is a fact, when you increase the length of something its dimensions, lateral dimensions decrease। अच्छा, on the other hand अगर आप कंप्रेशन लगाएंगे तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन माइनस में होगा, तो फिर इसकी लेटरल डायमेंशन बढ़ जाएंगी, तो इन एनी केस दिस माइनस साइन विल बी देयर, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जो बातें हैं, ये दोनों बातें मैं कर रहा हूं, यानी ये वाली दो बातें कि इस केस में सिग्मा जेड जेड
एग्जिस्ट करता है, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई एग्जिस्ट नहीं करता। इस केस में नहीं है ना, हमें नजर ही आ रहा है, कोई फोर्स नहीं है उस डायरेक्शन में, तो नहीं होना चाहिए। एप्सिलॉन जेड जेड भी एग्जिस्ट करता है, एप्सिलॉन वाई वाई भी एग्जिस्ट करता है, एप्सिलॉन एक्स एक्स भी एग्जिस्ट करता है। अब अगर मैं आपको जो which brings me to my point, the main point today, which is again more about unlearning than learning. Hooke's law आप कहते हैं, Hooke's law कहते हैं कि stress is proportional to strain। तो यहां तो वो नजर आ रहा है सिग्मा जेड जेड ओवर एप्सिलॉन जेड जेड इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस ऑफ दिस बॉडी। ये तो ठीक प्रोपोर्शनल हो गया ना, समझ आ गया। तो अगर ये लॉ है, लॉ के बारे में तो मशहूर है ना कि लॉ तो लॉ है, फिर लॉ को तो लगना चाहिए। तो अगर लॉ है तो वाई इज इट दैट सिग्मा एक्स एक्स ओवर एप्सिलॉन एक्स एक्स इज जीरो। खुद देख लें, सिग्मा एक्स एक्स है ही नहीं, एप्सिलॉन एक्स एक्स है, जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो। तो ये तो प्रोपोर्शनल नहीं है, वो तो एक नंबर आना चाहिए ना। यहाँ तो अब सिग्मा जेड जेड एप्सिलॉन जेड जेड को प्लॉट कर लें आप, यू इंक्रीज सिग्मा जेड जेड एप्सिलॉन जेड जेड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, कोई खास रेशो होगा और वो वही आप उस स्टिफनेस है, राइट। व्हाट इज हैपनिंग हियर अगेन, हुक्स लॉ में जेड जेड डायरेक्शन पे ओके हो गया, एक्स एक्स पे नहीं हुआ, और वाई वाई पे भी ओके नहीं होगा, क्योंकि एप्सिलॉन वाई वाई एग्जिस्ट करता है, सिग्मा वाई वाई एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हुक्स लॉ फेल हो गया, इट ब्रोक डाउन। व्हाट डू यू थिंक, क्या जवाब है इसका? समझ आया मसला क्या है? या तो हमें गलत पढ़ाया गया हुक्स लॉ, या हम कोई गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विद दिस होल थिंग? ये मैं जो सवाल एक पोज कर रहा हूँ, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? यस सर के स्ट्रेस हाँ तो तो नहीं एक्स एक्स वाई वाई में, लेकिन है, स्ट्रेन आ रहा है। हाँ। तो पहली तो ये बात आदत डाल रहे हैं, पहली आदत तो ये डाल रहे हैं कि ऑलवेज रीचेक योर मतलब हमें ये अभी तक आपका गुजारा चलता रहा है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वेरी गुड, इन अ सर्टेन सेंस इट इज ट्रू, यस। बट जो फॉर्म मैंने ये हुक्स लॉ की लिखी है, ये वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म जिसको हम जेड जेड कह रहे हैं, इसको जेड जेड कहते हैं, ये है स्पेशल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली 1D प्रॉब्लम्स, ये याद रखिए, क्योंकि अभी हम 1D टेंसाइल टेस्ट इज अ 1D प्रॉब्लम, एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, एंड इन वन डायरेक्शन। ये बता दिया। एक जनरलाइज्ड हुक्स लॉ होता है, एक ये तो है ना स्पेशल फॉर्म, तो आपको पता कि वो एक खास केस में एप्लीकेबल होती है, वो स्पेशल फॉर्म हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन एक ऐसा लॉ होता है ना जनरलाइज्ड, जो हर जगह अप्लाई होता है। वो मैं उसको आपको एक टेस्ट थोड़ा सा देने के लिए, मैं अगर आपको एंड सो ऑन इस तरह की, और मैं इसमें फिर आगे टेम्परेचर वगैरह भी ला सकता हूँ, टेम्परेचर वगैरह की भी टर्म्स आ सकती हैं, बट ये है जनरलाइज्ड हुक्स लॉ। इसकी 6 इक्वेशंस हमारे पास होती हैं। ये वो लॉ है जो वाकई लॉ है, ये इसी में से जब आप कहते हो ना सिग्मा वाई वाई जीरो है किसी केस में, सिग्मा जेड जेड जिससे इस केस में खाली है, बट इनमें से किसी को जीरो करते हो तो कुछ चीज़ें जीरो होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो आपके पास बेसिकली ये जो स्पेशल केस है वो इसी में से निकल आता है। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस कोर्स। तो इस वक्त आपके जहन में ये होना चाहिए कि जिसको आप हुक्स लॉ कहते हो ना, एक नंबर स्ट्रेस, एक नंबर स्ट्रेन। देखिए ना, एक्चुअली आपको पता है स्ट्रेस के 9 कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रेन के 9 कंपोनेंट हैं, दोनों में 6 6 जो हैं यूनिक हैं, 6 यूनिक, ठीक है। सो उसमें फिर आपको 6 इक्वेशन चाहिए, वो वैलिड है फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वो लॉ है। ये जो हुक्स लॉ की जो आपको शेप नजर आती है ना कि एक स्ट्रेस का कंपोनेंट सिर्फ, एक स्ट्रेन का कंपोनेंट, वो आपस में लिंक्ड है, वो सिर्फ 1D प्रॉब्लम, और वो भी एक डायरेक्शन में, ये बात क्लियर में होनी चाहिए। नंबर 2, पॉइसन रेशो के बारे में भी एक बात सुन लें। इस केस में तो इस पूरे बॉडी में तकरीबन जो गेज लेंथ होती है, इसमें यूनिएक्सियल स्ट्रेस होता है। इसकी मैं भी आता हूँ इस पर, यानी यूनिएक्सियल स्ट्रेस मींस एक ही डायरेक्शन का स्ट्रेस है, ठीक हो गया, सिग्मा जेड जेड, और कोई स्ट्रेस कंपोनेंट है ही नहीं। इस केस में तो ऐसे है, तो जाहिर है
जो हुक्स, जो हमने पॉइसन रेशियो की बात की कि लेटरल ओवर लॉन्गिट्यूडनल, ये इस पे वैलिड है। यानी जब ये इस डायरेक्शन में एप्सिलॉन जेड जेड में बढ़ता है तो एप्सिलॉन एक्स एक्स एप्सिलॉन वाई वाई में कम होता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन कोई ऐसा केस भी हो सकता है ना, बेंडिंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, बेंडिंग करेंगे तो यू विल लर्न लेटर ऑन दैट अपर पार्ट ऑफ दिस बॉडी इज इन टेंशन, लोअर पार्ट इज इन कंप्रेशन। यानी वही टेंशन जो यहाँ तो यूनिएक्सियल ना थ्रू आउट, यहाँ तो पूरे पे टेंशन है ना। इसमें क्या होता है कि जो फाइबर जो ऊपर है वो स्ट्रेच हो रहे हैं, नजरिया आपको आ रहे हैं, नीचे जो फाइबर है वो कंप्रेस हो रहे हैं, इसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। इसके नीचे और ऊपर में फर्क होता है। इसका भी कोई पॉइंट एक पकड़ के ना हो, उस पर अगर यूनिएक्सियल टेंशन एक पॉइंट, इस पूरे सेक्शन में तो यूनिएक्सियल टेंशन नहीं है यहाँ, ये तो पूरे सेक्शन पे यूनिएक्सियल टेंशन है, यहाँ सेक्शन पे यूनिएक्सियल टेंशन नहीं है, क्योंकि नीचे कंप्रेशन है ऊपर टेंशन है और वो बढ़ती है और कम भी होती रहती है। बट टेक एनी वन पॉइंट, उस पर या यूनिएक्सियल टेंशन होगी या कंप्रेशन। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दूँ तो वहाँ भी जब इस तरह का स्ट्रेन पॉजिटिव होगा तो पॉइसन रेशियो लग के नेगेटिव लेटरल स्ट्रेन आएगा। बस ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ टेंसाइल टेस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये बात। ठीक हो गया, ये हमारी एक बात हो गई। ठीक हो गया, मटेरियल प्रॉपर्टीज मोस्टली यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका रेफरेंस देता रहूँगा आगे चल के भी, क्योंकि हमारे जो पहली लोडिंग टाइप आ रही है वो एक्सियल लोडिंग ही है, तो जो कि टेंसाइल टेस्ट है। उसके बाद बेंडिंग, टॉर्जन, ये सब चीज़ें बाद में आएंगी। बट द फर्स्ट मेन टॉपिक जो हमने इंट्रोड्यूस कराना है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू द टेंसाइल टेस्ट बिकॉज इट इज़ यूनिएक्सियल टेंशन। तो वो मैं इसकी एग्जाम्पल्स आपको देता रहूँगा। बट फॉर नाउ इस वक्त आई विल गिव यू अबाउट 2-3 मिनट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, क्योंकि मैंने फिर इसके आगे 2-3 और छोटे छोटे टॉपिक्स करा के फिर देन आई हैव टू मूव ऑन टू द रियल टॉपिक। एनी क्वेश्चंस? ओके, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस। जी बोलो, पहले आप बोलो। जी बोलो सर, ये जो टेंशन और कंप्रेशन का आपने आखिरी केस में समझाया है, ये जरा काइंडली रिपीट कर दीजिए। ये मैं अभी शायद इतना आपको समझ शायद ना आए, बट मैंने चूंकि जिक्र कर दिया तो मुझे बताना चाहिए। देखें, ये जो लोड आप करेंगे ना, इसके नतीजे में ऐसे करके बॉडी डिफॉर्म होती है। ठीक हो गया? अच्छा, हमारी एक अजम्पशन है विच इज़ ट्रू इन मोस्ट केसेस कि अगर ये लाइन स्ट्रेट थी ना, पैरेलल प्लेन्स रिमेन पैरेलल आफ्टर डिफॉर्मेशन, रिमेन स्ट्रेट आफ्टर डिफॉर्मेशन। ये स्ट्रेट प्लेन्स हैं, पैरेलल हैं। यहाँ ये पैरेलल तो नहीं रहेंगे, जाहिर है, ठीक है ना, ये एक चीज़ है। इसके जितने भी स्ट्रेट प्लेन्स हैं वो पैरेलल हैं। अब आपने जब ऐसे कर लिया, ये हमारी अजम्पशन है कि ये अभी भी स्ट्रेट रहते हैं, लेकिन ये पैरेलल तो अब नहीं रहेंगे ना, जाहिर है, हो नहीं सकता ना। तो जब ऐसे होता है ना, तो विच इज़ ट्रू, तो फिर होता ये है कि आप खुद सोचें कि ये जो इसके सेंटर में एक लाइन होती है जिसको हम न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, इसकी लेंथ इज द सेम एज दिस लाइन। इसके ऊपर के जितने फाइबर हैं वो टेंशन में चले गए हैं, यानी वो स्ट्रेच हो गए हैं। इसके नीचे के जितने हैं वो कंप्रेशन में चले गए। ठीक है, यू गेट दिस पॉइंट? अच्छा, अब जब ऐसे होता है तो इस पॉइंट को उठा के लाएं तो ये पॉइंट, जाहिर है, फिर इसकी जो डिफॉर्मेशन होती है ना वो पैटर्न ये इस किस्म का होता है। यहाँ न्यूट्रल एक्सिस पे कोई स्ट्रेच नहीं है, ना कोई कंप्रेशन है। इसके ऊपर जाएंगे टेंशन, नीचे जाएंगे नेगेटिव है। और इट डिपेंड्स कि किस पॉइंट पे आप देख रहे हैं। अगर आप बिल्कुल सरफेस के करीब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टेंशन है, ऑन द अदर साइड बहुत ज़्यादा कंप्रेशन है। ठीक है ना, बीच में करके देखेंगे तो ज़रा कम है, राइट? बट टेक एनी पॉइंट, उस पर आइदर इट विल बी कंप्रेशन, अगर मैं नीचे से उठाता हूँ, ऊपर से मैं उठाता हूँ तो इट विल बी टेंशन। एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, देखें उसमें किसी एक सेक्शन पे क्या हो रहा है मैं ये आपसे बात नहीं कर सकता। मैं पूछूं एक सेक्शन पे टेंशन है या कंप्रेशन है, आप कहेंगे भाई उस सेक्शन पे किस पॉइंट की बात कर रहे हैं आप, इज इट अबव द न्यूट्रल एक्सिस, इज इट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस? तो सेक्शन की बात नहीं हो सकती। जबकि हम जो अभी यूनिएक्सियल केस लिया है उसमें तो जब आप ऐसे करके खींचते हैं, टेक एनी सेक्शन, दिस सेक्शन, दिस सेक्शन, दिस सेक्शन, हर एक पे टेंशन ही हो रही है और हर पॉइंट पे टेंशन हो रही है, समझ गया ना? तो ये तो केस ही यूनिएक्सियल टेंशन का है। ये केस यूनिएक्सियल टेंशन नहीं है, बट इफ यू टेक एनी वन पॉइंट तो प्रीडोमिनेटली उसमें या टेंशन हो रही है तो ये कंप्रेशन। मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा केस भी हो जिसमें किसी एक पॉइंट पे टेंशन कंप्रेशन है तो उस पॉइंट पे भी पॉइसन रेशियो इफेक्टिव है, चलता है वहाँ पर। यानी ये पॉइसन रेशियो को ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ यूनिएक्सियल टेंशन में ही आएगी। मैं आगे चल के आपसे इसकी जिक्र करूँगा, ठीक है? हैव आई आंसर्ड? ये मैंने पूरा बेंडिंग का टॉपिक कराना है अभी आपको, ये वाला, ये हमने, ठीक हो गया? अच्छा, ओके, आई विल आस्क यू 1 or 2 क्वेश्चंस।
कौन सी 2 प्रॉपर्टीज हैं जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे बहुत ज्यादा फोकस के साथ थ्रू आउट? स्ट्रेंथ और स्टिफनेस। स्ट्रेंथ और स्टिफनेस, ओके। व्हाट इज द स्टिफनेस ऑफ स्टील? मैं यंग मॉड्यूलस की बात कर रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं, स्ट्रक्चर कभी देखेंगे ना क्या है। स्टील की यंग मॉड्यूलस क्या है? सर 200 गीगा 200 गीगापास्कल, वेरी नाइस। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट व्हेन आई टेक से स्ट्रेंथ, मैं किस स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ? तो ब्रेकिंग की स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ। ये याद रखिए, ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट। यील्ड, हमने मटेरियल को यील्ड नहीं होने देना, क्लियर है ये बात? वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ द मटेरियल टू यील्ड। अच्छा चले, स्ट्रेंथ बेस्ड डिजाइन तो ये बता रहा है कि मटेरियल यील्ड नहीं होता। स्टिफनेस बेस्ड डिजाइन से क्या पता चलता है हमें कि क्या ना हो तो हम कहेंगे कि ये डिजाइन ठीक है? वो हिले सर, फ्लेक्सिबिलिटी ना हो। हाँ, मतलब इलास्टिक डिफॉर्मेशन एक लिमिट में होनी चाहिए। देखिए स्टिफनेस ये बताती है, अगर आपने यील्ड नहीं होने दिया तो फिर वो यील्ड तो नहीं करेगा ना, यानी वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो नहीं होगी। यू रिमूव द लोड, इट कम्स बैक टू द ओरिजिनल डायमेंशंस। बट ये भी तो हो सकता है ना, जितनी देर लोड अप्लाई हुआ है उस वक्त वो यील्ड तो नहीं करता, बट वो इतना सैग कर जाता है कि इट इज नॉट डूइंग इट्स जॉब। ये है स्टिफनेस बेस्ड डिजाइन। ठीक हो गई बात? ठीक हो गया। बाकी जो चीजें हैं वो इसके ऊपर बिल्ड हम इंशाल्लाह करेंगे। ठीक हो गया। बाकी रह गई बात हुक्स लॉ की, तो हुक्स लॉ के बारे में जो इंपॉर्टेंट टेक होम पॉइंट है वो बार बार अपने आप को बताएं, दूसरों से बात करें। हुक्स लॉ जिस फॉर्म में आप जानते हैं वो, अगर आपसे कोई पूछे देखो ये दूसरी डायरेक्शन में तो वैलिड ही नहीं है, तो लॉ नहीं है, आप कहें नहीं ये लॉ बिल्कुल है। ये लॉ की जो शेप, आप एक नंबर स्ट्रेस डिवाइड बाय एक नंबर स्ट्रेन इज इक्वल टू एक नंबर यंग मॉड्यूलस, ये इसकी मैनिफेस्टेशन है फॉर नंबर 1D प्रॉब्लम जो कि टेंसाइल टेस्ट है, और नंबर टू इन दैट लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ओनली। उस इवन 1D प्रॉब्लम के भी दूसरी डायरेक्शंस पे वो वैलिड ही नहीं है वो फॉर्म। तो आप उसको कहें कि ये आप जो हमें हुक्स लॉ की डेफिनेशन दे रहे हो, ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ये इसका एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस तो स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस तो उस केस के लिए होता है ना। अब आप इंसिस्ट करें कि स्पेशल केस जो है वो जनरल बन जाए, हर जगह लग जाए, तो वो स्पेशल नहीं है ना। तो आप बताएंगे कि इसका एक जनरलाइज फॉर्म भी है जिससे ये निकला है, और वो जनरलाइज फॉर्म हम लिखेंगे और हम आगे जाके करेंगे भी इंशाल्लाह। दैट विल गिव यू द आंसर टू एवरी प्रॉब्लम, यानी कि वो 1D के प्रॉब्लम में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे भी वैलिड होगा, और वो लेटरल पे भी होगा, फिर वो 2D पे भी होगा, फिर वो 3D पे भी होगा। समझ गए ना? ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट? अच्छा, नाउ वी मूव टू अनदर टॉपिक जो हमने अब आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के करने हैं, बट चूंकि हमने अभी नया टेंसाइल टेस्ट किया हुआ है, सो इट इज़ अ ग्रेट आइडिया टू डू इट हेयर। ये सबसे अच्छा पॉइंट है। वैसे तो हम किसी भी जगह पर हमें ये इंट्रोड्यूस कराया जा सकती है ये चीज़, बट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इट नाउ हेयर। ठीक हो गया जी? ये देखिएगा, आई विल ब्रिंग इन अ फोटोग्राफ सो दैट। अच्छा, एक और बात, मैं चूँकि बार बार रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, बट दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें वर्थ रिपीटिंग हैं, और वो ये कि आपने 200 GPa की बात की, बिल्कुल सही है, आपने बताया स्टील का यंग मॉडल है, बट माय क्वेश्चन इज दिस कि कैन यू चेंज द यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील? आप चाहते हैं इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है, ये मैं लास्ट टाइम थोड़ा सा जिक्र किया था। दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टील का यंग मॉड्यूलस 150 हो सकता है दूसरे लफ्जों में, इज इट पॉसिबल? तो हर ग्रेड पे सेम ही निकलता है जी, वो सेम ही नहीं किसकी लाइन रहती है। हाँ, ये बस अब इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप जहन में रखें कि अभी स्ट्रेंथ और स्टिफनेस की बात हो रही है। स्ट्रेंथ एक वेरिएबल है। एक स्टील में भी आप स्टील का आपको पता है कार्बन कंटेंट से चेंज होता है स्टील की प्रॉपर्टीज। स्टील में आप जो अलॉइंग करते हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट डालते हैं, उससे उसकी स्ट्रेंथ चेंज होती है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं ना आप स्टील की, और भी प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टीज नहीं होती। अब स्टेनलेस स्टील है फॉर एग्जांपल, उसमें आप क्रोमियम वगैरह डालते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर वो रस्टिंग बहुत कम होती है उसमें, ठीक है ना, मतलब वो एक कोरोजन के लिए बड़ा अच्छा है। आप प्रॉपर्टी चेंज करते हैं ना उसमें अलॉइंग करके, अलॉइंग एलिमेंट्स आपने पढ़े हुए हैं ये सब चीजें। फिर हीट ट्रीटमेंट एक चीज है, हीट ट्रीटमेंट से भी तो एक स्टील को आप वही कंपोजिशन होती है, बट हीट ट्रीटमेंट करके क्वेंचिंग कर दिया आपने, ये कर दिया आपने, वो कर दिया, टेम्परिंग कर दी, आप छेड़ते रहते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को। बट ये याद रखिएगा यंग मॉड्यूलस यही नहीं होता। स्टील का यंग मॉड्यूलस 200 GPa ही है, मतलब उसमें वेरिएशन हो सकती है, मैंने जिसने लास्ट टाइम बात की थी 195 से लेके हो सकता है 210 तक चला जाए, बट ये राउंड अबाउट इसको आप छेड़ नहीं सकते। ऑन द अदर हैंड यील्ड स्ट्रेंथ
there's a whole range of yield strength. You can introduce different things, heat treatment, composition and change the yield strength. याद रखिएगा ये दो अलग अलग चीजें, एक को हम छेड़ सकते हैं, एक को नहीं छेड़ सकते. ठीक हो गया? So I won't expect you to memorize the yield strengths of different grades of steel. वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एक आइडिया होना चाहिए आपको, but लेकिन I will expect you to memorize, to know by heart the stiffness value 200 GPa. ये किसी एग्जाम में नहीं लिखा होगा और ये किसी भी इंजीनियर को ये पता होना चाहिए क्या हो रहा है. अब आ जाए ज़रा एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं सेंट वेनेंट्स प्रिंसिपल. This is directly linked with our case that we did, tensile test. ठीक है? I think जो टाइम ऐसा हो गया कि मुझे थोड़ी सी ब्रेक करनी चाहिए यहाँ पे. ठीक है, हमें थोड़ी सी ब्रेक करनी चाहिए. I'll come back and then I'll finish this topic later on. ठीक है.